नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का जो दोस्तों पेपर 2 है, उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र के जो टॉपिक रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष लगे हैं और हिंदी व्याकरण कहीं न कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो रचनाएँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, ये हम दोस्तों बीए, एमए तक में कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया या फिर काव्यशास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं, या हिंदी व्याकरण हम पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन रचनाएँ दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में जो लगी हुई हैं, ये बिल्कुल नई हैं हमारे लिए। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही रचनाएँ समाप्त होंगी, इसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में आप सभी लोगों को करवाएँगे। और दोस्तों उसके बाद हम फिर काव्य शास्त्र के टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक लगे हैं, रस, छंद, अलंकार हैं, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है। फिर उसके बाद में दोस्तों हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये दोस्तों हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों रचनाओं के क्रम में हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो सभी 6 कहानियों का हम अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, जिसमें से हम गोदान उपन्यास को पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि 36 भागों में गोदान उपन्यास है दोस्तों, उसके सभी 36 भागों का वीडियो हम अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और कहानियों का भी डाल चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसका अध्ययन शुरू किया था और उसके भी दोस्तों 34 भागों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके 35वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों ने 34 भाग नहीं देखे हैं मैला आंचल उपन्यास के, तो पहले दोस्तों 34 भागों का अध्ययन करिए, वीडियो देखिए। उसके बाद 35वें भाग में आइए, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में मैला आंचल उपन्यास। क्योंकि अगर आप 20 से पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए पहले खंड से सभी वीडियो में दोस्तों मैला आंचल उपन्यास में खंड संख्या पड़ी हुई है, खंड संख्या 1, 2, 3 इस तरह करके सभी वीडियो में। और दोस्तों इसी तरह गोदान उपन्यास में भाग संख्या पड़ी हुई है, तो उनको देखिए दोस्तों। फिर दोस्तों 35वें भाग में आइए। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा जो दोस्तों प्रयास है हिंदी विषय को लेकर के, कि किसी भी स्टेट की परीक्षा हो हिंदी विषय की, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंस प्रोफेसर, तो हम दोस्तों सभी परीक्षाओं में जो भी हमसे हो सकेगा उतना हम आप सभी लोगों का सहयोग करेंगे और विषय वस्तु आप लोगों को जो भी उपलब्ध करवाएंगे वो प्रामाणिक होगी। आप जो भी कहेंगे हम सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे, बशर्ते आप लोगों को हमारा सहयोग करना पड़ेगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह आगे आप लोगों के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सामग्री उपलब्ध करवाएं और हम पढ़ाएं, तो दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तभी हम दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही दोस्तों हमें भी उत्साहवर्धन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाभ पहुँचेगा इसका। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और मज़ा आए हमें भी पढ़ने में और आपको पढ़ने में। चलिए दोस्तों आते हैं मैला आंचल उपन्यास 35वां खंड। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। तहसीलदार दोस्तों कौन? विश्वनाथ प्रसाद के सामने विकट समस्या उपस्थिति है। नई बंदोबस्ती वाले किसान रोज उनके यहाँ आते हैं जाते हैं। मामला मुकदमा उठने पर विश्वनाथ प्रसाद की गवाही की जरूरत होगी। बेजमीन लोग अपनी पार्टी बंदी कर रहे हैं। जमीन वालों को भी भंद भाव, लड़ाई झगड़ों को भूल कर एक हो जाना चाहिए। तहसीलदार हरगौरी सिंह दिन रात विश्वनाथ बाबू के घर पर ही रहते हैं। काका इस बार इज्जत बचा लीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि नाई, धोबी और चमार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ावें? कल से ही राम कृपाल काका की गुहाल में गाय मरी पड़ी है। चमार लोगों ने उठाने से इनकार कर दिया है। जीवेसरा चमार कौन दोस्तों? जीवेसरा चमार को लीडर आपने ही बनाया है। राजपूत टोले के लोगों को देखिए, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। नाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। आपके हाथ में सबों की चुटियां हैं। आप एक बार कह दें तो सबों की नानी मर जाए।
कालीचरण आकर कहता है, विश्वनाथ मामा। क्या कहता है दोस्तों कालीचरण? तो कालीचरण आकर कहता है, विश्वनाथ मामा आप कांग्रेस के लीडर हैं, इसी बार देखना है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है या अमीरों की। आज तक मैंने आपको देवता की तरह माना है, लेकिन गरीबों के खिलाफ कदम बढ़ाइएगा तो हम भी मजबूर होकर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बावन दास पुरैनिया से लौट रहा है। वह गया था जुल्म हो रहा है सुनाने। उसने पुरैनिया में देखा जुल्म हो रहा है। वह गया था जुल्म हो रहा है सुनाए। उसने पुरैनिया में देखा जुल्म हो रहा है। कचहरी में जिले भर के किसान पेट बांधकर पड़े हुए हैं। दफ़ा 40 की दरखास्तें नामंजूर हो गई हैं। लोअर कोर्ट से अपील करनी है। अपीलों खोलो पैसा देखो तमाशा। क्या कहते हो, पैसा नहीं है? तो हो चुकी अपील। पास में नगद नारायण हो तो नगदी कराने आओ। कानून और कचहरी कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। जिला कांग्रेस ऑफिस में जुल्म हो रहा है। जिला कांग्रेस के सभापति का चुनाव होने वाला है। 4 उम्मीदवार हैं, 2 असल और 2 कम असल डमी कैंडिडेट। राजपूत भूमिहार में मुकाबला है। जिले भर के सेठों और जमींदारों की मोटर लारियां दौड़ रही हैं। एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कटिहार काटन मिल वाले सेठ जी भूमिहार पार्टी में हैं और फारबिसगंज जूट मिल वाले राजपूतों की ओर। पैसों का तमाशा कोई यहाँ आकर देखे। बावन दास सोचता है, अब लोगों को कहना चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें, भूमिहार राजपूत कायस्थ यादव हरिजन। कौन कार्यकर्ता किस पार्टी का समझ में नहीं आता। जुल्म हो रहा है, जी हाँ जुल्म हो रहा है। देखिए बावन दास जी, बात यह है कि 95 सैकड़े लोगों ने तो गलत और झूठा दावा किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सही और वाजिब हक वाले बाकी रैयत भी इन्हीं झूठे दावे करने वालों के कारण बेमौत मर गए। इसमें कानून का क्या दोष है? लोगों का नैतिक पतन हो गया है। देखिए इस बार जिला कमेटी में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास होने वाला है। बेदखल किसानों से क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? कहिए कि जमींदारी प्रथा खत्म हो रही है। आज बिहार मंत्रिमंडल ने ऐलान कर दिया है, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है। बावन दास किसानों से क्या कहेगा? जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे शायद। इसलिए प्रायः हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। बावन दास को याद आती है 5 महीने पहले की बात। पुरैनिया स्टेशन में तिल झाड़ी के शंकर बाबू ने अपने साथ के 10 कार्यकर्ताओं को पूरी मिठाई का जलपान कराया और पैसा दिया तिल झाड़ी हाट के मारवाड़ी चोखमल जुहारचंद के बेटे ने। हाँ जी, खाओ जी, तुम ही लोग तो देश के असल सेवक हो। जेल में खिचड़ी खाते खाते जिंदगी बिता दी। सारे इलाके के कार्यकर्ता को खिलाया और एक एक सेर मिठाई भी खरीद दी। चोखमल जुहारचंद का बेटा आजकल अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची है। 60 रुपये जोड़ी खादी की धोती पहनता है। चरखा संघ के बाबू कितना खातिर करते हैं। जुल्म हो गया, क्या हुआ? जमींदारी प्रथा खत्म। जुल्म बात। यहाँ के लोग सुख संवाद सुनकर भी कहते हैं जुल्म बात। जुल्म हंसी, जुल्म खुशी, बंगला के भीषण सुंदर की तरह। जुल्म बात क्या है? बावन दास ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। कामरेड वासुदेव दौड़ता हुआ आकर कालीचरण को खबर देता है। बावन दास ने नहीं, बावन दास खबर लेकर आया है। कांग्रेस के मंत्री जी ने जमींदारी का नाश कर दिया है। जब तक लाल पताका अखबार में यह खबर छापी नहीं हो इस पर विश्वास मत करो कामरेड, यह सब कांग्रेसी झाई है। खैर मैं कल ही सेक्रेटरी साहब से पूछ खबर दे दो। इस बार आखिरी तारीख है, इसके बाद लाल पताका में नाम निकल जाएगा। सनीचरा ने तो मेंबरी के पैसे से सोशलिस्ट काट कुर्ता बना लिया है। कहता है सन पटुआ होने पर पैसा जमा कर देगा। जुल्म बात है, मेंबरी के पैसे से कुर्ता नहीं, उससे कहो पैसा जमा करना होगा। तहसीलदार हरगौरी और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अब एक पान को 2 टूक करके खाते हैं। सच नहीं तो क्या? बेतार सुमित दास सबों से कहता फिरता है, कलम और कानून की बात जहाँ आएगी
वहाँ लाठी भाला चलाने वाले क्या करेंगे। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद पुराने तहसीलदार हैं। राज पारबंगा के निमक पानी से ही सब कुछ हुआ है। कायस्थ नमक हरामी नहीं कर सकता कभी। कांग्रेसी हुए हैं तो क्या अपने पैसे को भूल जाएंगे। संथाल टोली में मादक बज रहा है। सोनो रे रूप रुपए रो रूप गातेज दिशाए रे सोना मुंदोम गाते उई है जीवोदो लोकती डा डिग्डर री री ता धिनता। सोने और चांदी के बीच मेरे प्रीतम का रूप सोने की तरह है। सोने की अंगूठी को देखकर अपने प्रीतम की याद आती है। संथाल परगना के आदिवासी संथालों को सोने की झलक लगी है या नहीं कौन जाने, लेकिन यहाँ के संथाल सोने और चांदी में क्या फर्क है जानते हैं। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। अब जमींदार जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। हमने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। जो जोतेगा जमीन उसकी है। जितना जोत सको जिसकी जमीन जो जितना जोत सको जिसकी जमीन मिले जोतो बो काटो। अब बांटने का भी झंझट नहीं। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल। बिजली नाच रही है तुम भी नाचो नाचो रे मादल बजाओ जोर जोर से। पचाए संथालों के घर में बनी हुई शराब। क्या नाम है दोस्तों। पचाए किसको कहते हैं। संथालों के घर में बनी हुई शराब को पचाए कहते हैं। पचाए का नशा आज नहीं उतरेगा। जब तक पूर्णिमा का चांद नहीं डूब जाए घने बादलों में नाचना बंद नहीं होगा। चांदनी की तरह प्रीतमा की मुस्कुराहट बांसुरी सी मीठी बोली तीर की तरह दिल पर घाव करती है। मेरे कलेजे पर फूलों से भरा हुआ सिर रख दो डा डिग्गा री री ताधिन। तो अब दोस्तों हम देखेंगे मैलांचल उपन्यास का 36वां खंड। डॉक्टर पर यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया। उसे लगता है मानो वह युग युग से इस धरती को पहचानता है। यह अपनी मिट्टी है। नदी तालाब पेड़ पौधे जंगल मैदान जीवन जानवर कीड़े मकोड़े सभी में वह एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियां लाल फूलों से लद जाती हैं। नेपाल की तराई में पहाड़ियों पर पलाश और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है। लेकिन इन फूलों पर रंगों ने उस पर पहली बार जादू डाला है। गुलमोहर कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजू लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती है जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। और ऐसे इंसान भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करनी ही बेवकूफ़ी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्य तो होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार क्षुधितों को अनुशासन में बांध रखा है। कब से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है कैसे। यहाँ विटामिनों की किस्में उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बंटवाने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फायदा। मच्छरों की तस्वीरें इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं पूर्णिया जिला को लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा देह है, 4 हाथ मंड। बाप रे। डीडीटी और मसहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती हैं। खेती में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रहती है। सस्य श्यामला सुजला सुफला इनकी माँ नहीं, अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा।
कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं, बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित है। जिसके पास हजारों बीघे जमीन है वह 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वह तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, किसको दोस्तों लिखता है? डॉक्टर प्रशांत लिखते हैं डॉक्टर ममता को, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकते, तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती। तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते, तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते। तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो? वह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सीरम की अलग अलग ज़रूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वह जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इन इंसानों और जानवरों की 5 रक्त कणिका में कितना विभेद है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा है, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोर कर, अधूरे अरमानों को बटोर कर यहाँ के प्राणी के जीव कोष में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरुण तिमुर और सुर्णकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोसी कवलित मरी हुई मिट्टी सस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास बढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफ़ेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, एनोफिलीज से भी ज़्यादा खतरनाक। सेंड फ्लाई काला आजार का मच्छर से भी ज़्यादा जहरीले हैं यहाँ के। नहीं, शायद वह कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा। कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा है। ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह सोसोक हैं। खटमल इसलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है, और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर मच्छर। दरार पड़ी दीवार, यह गिरेगी, इसे गिरने दो। यह समाज कब तक टिका रह सकेगा? कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिनगारी दे दूंगा। गुलमोहर आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही है लाल लाल। कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुंदी कलियां अपने कोस में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना ही चाहती हैं। ओ तुम कमला, इतनी रात में अकेली आई हो? डॉक्टर बोलो सच बोलो। मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है? सिर चकराता है? देखो कान के पास गर्मी सी मालूम होती है। डॉक्टर 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 प्यारू। कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला, ओ मैं कमला की गोद में हूँ। मुझे नींद ना लग जाए, मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए। मेरी मंजिल। कमला, चलो तुम्हें पहुँचा दूँ। लेटे रहो बेटा। ओ मौसी, तुम आ गई? प्यारू कहता है, कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर हैं, तो सिर नहीं चक्कर देगा? तो ये दोस्तों था 36वां भाग। अब हम देखेंगे
मैलांचल उपन्यास का 37वां भाग। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बामन राजपूत के साथ में बैठा है। यादव एक ही ऊंचे सफरे बिछावन दरी पर, अरे जीबेसर मोची भी उसी कंबल पर बैठा है। बस अब रास्ते पर आ रहा है। देखो आज तहसीलदार हरगौरी किस तरह हंस हंसकर कालीचरण से बात कर रहा है, मानो एक प्याली का दोस्त है। हाँ, तो यादवों को अब जवाहिर लाल भी छत्री मान लिए हैं। कौन क्या बोल सकता है। बावन दास कौन जाता है? कहाँ है बावन दास? पुरैनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। अरे भाई, बाहरी आदमी फिर बाहरी आदमी है, उसको इस गांव से कौन जरूरत है? यहाँ नहीं वहाँ। लेकिन ठाकुर नाई टोली से, ठाकुर मतलब नाई टोले से और रजक टोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफरे पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। ओ आओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो? बोलो, तुम ही आओ। और रजक टोले से तो प्यारे लाल है ही। आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार, क्या बात है दोस्तों? तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी सुपारी कतरते हुए कहते हैं, जमाना बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अखबार गजट पढ़ते हैं वही जानते हैं कि कितना खराब जमाना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते? अरे चरवाहा सब गाता है, सुने नहीं हो? बड़ जुल्म कईल अकलवा रे, बंगाल मुल्कवा में 4 करोड़ आदमी मरल। पूछो कालीचरण से। बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल कभी नहीं पड़ा। कभी पूछो कालीचरण से। बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल कभी पड़ा। उम्र ज़्यादा होने से क्या हुआ? जो लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं वे दुनिया की बातों से वाकिफ कैसे हो सकते हैं? मैं ही पहले से यदि कर कचहरी कटिहार पूर्णिया नहीं जाता तो कूप मंडूक रहता कुएं का बेंग। देखो सरकार सभी धान वालों से धान वसूल रही है। क्यों? सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा, इसलिए अपने हाथ में बर बखत के लिए पूरी स्टॉक रखना जरूरी है। अरे तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है, तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो। कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगाने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो। और जिसको समूचा भारतवर्ष हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ती है उसकी क्या हालत होती होगी। अभी तुरंत ही तो सभी लीडर जेल से निकले हैं, तुरंत मिनिस्ट्री लिया है। यदि अकाल पड़ गया तो सुराज मिलने वाला है, वह नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो जो उसकी सारी ताकत जो तो लोगों को का खिलाने में ही लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज़्यादा अन्न उपजाना चाहिए। अभी मान लो कि कर कचहरी फर फौजदारी करके तुम खेत पर दफ़ा 40 लगा देते हो, फिर 45 होगा। इससे ज़मीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत परती रहेगा और अन्न होगा नहीं। इसके बाद मालिक लोगों से ही यदि धान मांगोगे तो कहाँ से देंगे मालिक लोग? अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखारों में भी चमगादड़ झूलेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे तो यह पंचायत सिर्फ बेजमीन वालों को ही सीख देने के लिए बैठाई गई है। चुप रहो। तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो, पक्की बात कहते हैं तहसीलदार, काबिल आदमी है। अरे आज ही यह कालीचरण और बालदेव आया है ना, पहले तो हम लोगों के आँख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में पुसुप विमान पर आ गए हैं। तहसीलदार ठीक कहते हैं। तहसीलदार बाबू, माई बाप, आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ हाँ तहसीलदार काका, आप ही जो कहिए। ठीक है, क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी। देखिए दोस्तों, कालीचरण की कितनी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी।
ठीक है तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। तो भाई हम तो हिंदुस्तान भारत वर्ष की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला, हम तो इसी में गांव का कल्याण देखते हैं कि सभी भाई, क्या गरीब कहिए क्या अमीर, सब भाई मिलकर एकता से रहो, ना कोई जमीन छुड़ावे और ना कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे, आबाद करे बांट दे, ना रसीद मांगे ना नकदी के लिए दरखास्त दे। दोनों को समझाना होगा। क्यों हरगौरी बाबू, सुनते हो तो? अपने मैनेजर से जाकर कह देना कि हुजूर अब भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम से कम हमारे यहाँ के रैयतों से, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। सभी बात तो हमारे ही हाथ में है। हम अभी गवाही दे दें कि हाँ हुजूर आली, यह सब फर्जी काम हमसे करवाया गया है, और कल कागज पत्तर, चिट्ठी चपाती, रुक्का परवाना दिखला दें तो बस खोप सहित कबूतराय नमः है हो। पंचायत के सभी लोग मुक्त अट्ठास कर बैठते हैं। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, यह भी तो देखना चाहिए। सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, महारानी चंपावती। हो, हंसी का दूसरा वेग सैकड़ों सरल हृदय इंसानों को गुदगुदी गुदगुदी लगाती है। अच्छा, अब काम की बात हो। सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है। कौन कह रहे हैं दोस्तों? तहसीलदार विश्वनाथ बाबू कह रहे हैं, सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है। कोई सोशलिस्ट पार्टी का लीडर है तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का, लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लौंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ किए तो पीठ की चमड़ी उधेड़ लें। खिलावन जोथकी जी, आप ही लोग कहिए। जो लौंडे हमको कहते हैं काका मामा, भैया फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान पकड़कर मल दें या दो कड़ी बात कह दें तो हमको कोई दोख होगा? हमको कोई दोख होगा? तो क्या कह रहे हैं दोस्तों तहसीलदार साहब? तहसीलदार विश्वनाथ बाबू कह रहे हैं, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान पकड़कर मल दें या दो कड़ी बात कह दें तो हमको कोई दोख होगा? नहीं, आप वाजिब बात कहते हैं। इस गांव से बाहर थोड़े ही हैं, लेकिन एक बात हम भी पहले ही कह देते हैं। अभी आप जैसा करने के लिए कहते हैं हम लोग करें, बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब कालीचरण कहता है इसका जुम्मा हम लेते हैं। अरे हमने कहा ना कि सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़े हैं। ठीक बात, लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव के बाहर का कोई बाहरी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव के ज़मीन वालों पर हमला करें तो सबों को सहायता करनी होगी। गांव की ज़मीन गांव में रहेगी, बाहर वाले क्यों लेंगे, समझे? हाँ, ठीक है। बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ आए हैं, वर्षा होगी। दुहाई इंद्र महाराज, बरसो। हर साल बरसात के मौसम में यही होता है। भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती है, बरसाओ हे इंद्र महाराज। जरा भी आसमान के किसी कोने में काले बादलों का जमाव हुआ, बिजली चमकी कि बरसों की पुकार घर घर से सुनाई पड़ती है। जमीन वालों बेजमीनों सबों की रोटी का प्रश्न है। और यदि लगातार 5 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और खेतों के आले डूबे कि जरा 1 सप्ताह सब्र करो महाराज। इंद्र महाराज की खुशी, यदि उनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार कर 1 सप्ताह सब्र कर लेंगे। मौके से वर्षा होती गई, धूप भी उगती रही तो फिर धान रखने की जगह नहीं मिलेगी। भूसिन पूछे, मुझसे कहाँ के रखब धान? घाघ की एक सुक्ति। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक वचनामृत भविष्य फल और खान वचन है। पंजिका से हिसाब निकालकर बता दें कि यह पक्ष सूखेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री का संयोग हुआ तो शून्य, यदि पुरुष का संयोग निकला तो शून्य। 1 बूंद भी वर्षा नहीं होगी। चिल्लाने से क्या होगा? ततमा टोला, पासवान टोला, धानुक कुर्मी टोला और कोयरी टोले की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जाट जट्टिन खेलती हैं। आज भी जाट जट्टिन का आयोजन है। कल तो पिछियारी टोले की औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर
चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमा है, कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पख सूखा रहेगा। ततमा टोली की औरतें ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया है। एक साथ सब मिलकर जाट जट्टिन खेलें, जरूर बरखा होगी। गुआर टोली और कायस्थ टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी में औरतें जमा हुई हैं। जाट के पास हजारों हजार भैंसे हैं, वह उन्हें चराने के लिए कोसी के किनारे जाता है। जट्टिन घर में रहती है, दूध घी और दही की बिक्री करती है, हिसाब रखती है। सास या पति से झगड़ कर रूठ कर जट्टिन नैहर चली गई। जाट उसे ढूंढने जा रहा है। जट्टिन बड़ी सुंदरी थी, उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती थी। सुनरी हमार जटनिया हो बाबूजी, पतरी बांस के छौकनिया हो बाबूजी। गोरी हमार जटनिया हो बाबूजी, चाननी रात के इंजोरिया हो बाबूजी। नान्ही नान्ही तवा, पातर ठोरवा, छटके जैसे जैसन बिजलिया। इसलिए जाट को गांव के हरेक मालिक, नायक या मंडल पर संदेह है। जट्टिन नैहर नहीं जा सकेगी, किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितनी नदियां हैं, कितने घाट हैं और घटवार हैं। वह रास्ते के हर गांव के मालिक, मंडल प्रमुख मालिक और नायक के यहाँ जाता है। नायक जी हो नायक जी, खोले देहो किवड़िया हो नायक जी, ढूढ़े देहो जटनिया हो नायक जी। जट्टिन बनी है रमपियरिया और जाट बनी है कोयरी टोला की मखनी। तो कौन बनी है दोस्तों? जट्टिन बनी है रमपियरिया और जाट बनी है कोयरी टोला की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है। जाट जट्टिन अभिनय के साथ और भी सामयिक अभिनय तथा व्यंग नाट्य बीच बीच में होते हैं। फुलिया बनी है दोस्तों डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह जोड़ जोड़ कर डॉक्टर के गले में झूलने वाला आला बनाया है। सनीचरा का नया पैजामा मांग लाई है और बिहुला नाच वालों के यहाँ से साहिबी टोपा और कोट मांग लाई है। ए मैन इदार आता होए, हाय बोलो क्या होता है। हुजूर थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा आँख भी दुखता है, थोड़ा कान भी दर्द करता है और कलेजा भी धुक धुक करता है। सर्दी भी होता है, गर्मी भी लगता है, भूख नहीं लगता और जब भूख लगता है तो खाना नहीं मिलता। रोगी बनी है धानुक टोले की सूरती, खूब बात जोड़ती है। अरे बाप रे बाप, ऐसी बीमारी तो कभी नहीं देखी। तुमरा नेबज देख कर तुम नहीं बचेगा। तुम्हारा बीमारी का कीड़ा हो गया, जगसेन लगेगा। दूसरी रोगी नाती है कुर्मी टोली की तारा बत्ती। ए औरत, तुमको क्या हुआ? हमारा दिल धक धक करता है। अरे बाप, यहाँ तो सबों का दिल धक धक करता है, हमारा भी दिल धक धक करने लगा। डॉक्टर और रोगिणी दोनों डरते हुए एक दूसरे को बाहों में पकड़ लेती हैं। दिल धक धक। औरतों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। बूढ़ियों की खांसी उभर आती है। हो खो खो अखो। खूब किया। मर्दों को जाट जट्टिन देखने का एकदम हक नहीं है। यदि यह मालूम हो गया कि किसी ने छिपकर भी देखा है तो दूसरे ही दिन पंचायत में चली जाएगी बात। जिसकी मूंछें नहीं उगी हैं वह देख सकता है। अंत में औरतें मिलकर हल जोतती हैं। हल और बैल किसी का ले आती हैं और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती हैं। अरे विश्वनाथ तहसीलदारवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे। अरे सिंघवा सिपहिया रे, पानी लाओ रे। अरे रम खिलौना रे, पानी ला रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है दोस्तों। इस बार दोस्तों डॉक्टर प्रशांत को भी गाली मिल रही है। क्या कह रहे हैं? इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है। अरे डॉक्टर वारे, अरे प्रशांतो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। प्रशांत नाम है ना दोस्तों, तो क्या कह रही हैं? अरे डॉक्टर वारे, अरे प्रशांतो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। हो आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। तो ये दोस्तों था 37वां भाग, महिलांचल उपन्यास का 37वां खंड। अब दोस्तों इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 38वें खंड से। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। प्लेलिस्ट में जो 37 खंडों के वीडियो हैं महिलांचल उपन्यास का, उनका अध्ययन करिए।
उसके बाद दोस्तों गोदान उपन्यास के सभी 36 भागों का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उनका अध्ययन करिए। और जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं उनका भी अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक बने रहिए चैनल में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।